नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर 2021 तक पूरे देश की 100% आबादी को वैक्सीनेट करा दिया जाएगा, उसका टीकाकरण हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस दावे में कितना दम है, खासकर ऐसे वक्त में जबकि हम देख रहे हैं कि लोगों में न सिर्फ के गांव देहात में बल्कि शहरों में भी मेरी खुद कई लोगों से बातचीत हुई। इसके अलावा अलग अलग जो रिपोर्टर्स अपनी खुद की कहानियां बता रहे हैं, खबरें लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हेजिटेंसी है, एक झिझक है बड़ी कोरोना के टीके को लेकर कि इससे लगाने से हमारी मौत हो सकती है, हम नपुंसक बन सकते हैं, हमें अलग तरह की और साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे और दूसरी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। दिल्ली जैसे शहर में भी लोग झिझक रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह की एक ड्राइव होनी चाहिए सरकार के पास कि वो घर घर जाके वैक्सीनेट करने का, आपको याद है कि दस्तूर रहा है भारत में। और भारत एक ऐसा देश है जहां हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमने कई गंभीर बीमारियों को हरा दिया वैक्सीनेशन करके। और इससे पहले वैक्सीनेशन को लेकर क्यों झिझक नहीं थी, नई झिझक क्यों आ रही है, सरकार की जो नीति है वो उसको किस तरह से देखा जाए, क्या वाकई ये संभव है कि 2021 के दिसंबर तक, यानी आप सोचिए कि सिर्फ 7 महीने से भी कम का वक्त बाकी है, क्या हम सबको वैक्सीनेट कराएंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गगनदीप कांग मौजूद हैं। भारत की जानी मानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइंसेस, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में। और साथ ही कर्नाटक की जो सरकार है उसको वो मशवरा दे रही हैं, उसकी एडवाइज़र हैं वैक्सीन के मामले में, टीकाकरण पर। डॉक्टर कांग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल, में जून के महीने में हम मौजूद हैं, जून से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं कि 12 करोड़ खुराक सरकार कह रही है हम तैयार करेंगे। मैं जब रिसर्च कर रही थी इस मुद्दे पर तो जैसे ही मैंने ये 2-3 की वर्ड्स डाले, सबसे पहले आ गया कि मुंबई में जो है वो बंद हो गए हैं कई वैक्सीनेशन सेंटर्स और अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन की कमी हो रही है। तो एक तरफ 12 करोड़ का वादा, दावा, और दूसरी तरफ ये खबरें साथ साथ चल रही हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक दिन में हम कितने डोजेस वैक्सीन के दे सकते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे देश में ये टीकाकरण का प्रोग्राम कैसे चला है पहले, तो ये साफ बात है कि विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम भारत का ही है। पर अभी तक हमने जो वैक्सीन दी हैं, सारी वैक्सीन बच्चों को दी हैं या प्रेगनेंसी में दी हैं। हम ऐसा एक अडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जहां पे हम सभी लोगों को वैक्सीन देना चाहते हैं, ऐसा प्रोग्राम हमने पहले कभी नहीं चलाया है। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मैनेजमेंट करना होता है, ये बिल्कुल ही अलग है जो हमने पहले किया है इससे। अभी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि सप्लाई कहाँ है, हम किस सेंटर्स को दे रहे हैं। बहुत सारे रूल्स डाले हुए हैं कि एक सेशन में 100 लोगों से ज्यादा वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, 3 कमरे होने चाहिए, ऐसे वैक्सीन देनी पड़ती हैं। तो ऐसा सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल रहता है। पर अभी ज्यादातर जो प्रॉब्लम हमारी है ये वैक्सीन सप्लाई की है, और शायद इस महीने के बाद ये सप्लाई थोड़ा आसान हो जाएगा और हम ये जो नंबर्स हैं इनको बढ़ा सकेंगे। डॉक्टर कांग, मुझे आपसे बहुत अहम सवाल पूछना है, वो है हमारे गांव देहात, ग्रामीण इलाकों को लेकर। लगातार खबरें ये आ रही हैं कि भारत में जो हेजिटेंसी है, जो झिझक है गांव देहात में, वो इस हद तक पहुंच गई है कि अगर आप उन्हें ये भी सरकार कल को ये अनाउंस करे कि आपको टीके के बदले 1,000 रुपया दिया जाएगा और आप टीका लगवा लीजिए, तब भी लोग तैयार नहीं हैं। कई इस तरह के वीडियोज़ आए कि लोग अपने घर में अंदर छिप गए या वायलेंस तक पे उतारू हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? एक पॉलिटिकल साइंस के छात्र के तौर पर हमेशा मैंने पढ़ा कि राजनीति और साथ साथ जो प्रशासन है, जो गवर्नेंस है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है पॉलिटिकल मैसेजिंग, कि आप किस तरह से आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि ये सरकार जो है संदेश पहुंचाने में, मैसेजिंग में नाकाम रही है कि लोगों में इतनी झिझक है। कुछ लोग कह रहे हैं हम मर जाएंगे वैक्सीन लगाकर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हम नपुंसक बन जाएंगे। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो
जब हम सोचें कि हमें कोई भी पब्लिक हेल्थ का मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, लोगों को पहुंचाना होता है, तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और सरकार ने एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की डॉक्यूमेंट बनाई थी दिसंबर में। वो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट थी। अगर आप पढ़ें तो 80 से ज्यादा पेजेस हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, अगर मैसेजेस गलत हैं तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट तो बहुत ही अच्छी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैं भी लोगों से बात करती हूँ तो ये साफ निकलता है कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहती हैं वैक्सीन की। ये जो अगर हम वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे, वैक्सीन लेंगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, वैक्सीन लेंगे तो पता नहीं हमें क्या साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, क्लॉटिंग से लेकर न जाने क्या हो जाएगा। तो ये सब मैसेजेस को काउंटर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि ये सच नहीं है, और जहां तक सच है, जैसे कि ये क्लॉटिंग का मैसेज है साइड इफेक्ट्स वाला, ये बताने के लिए कि ये बहुत ही रेयर रहता है। कम्युनिकेशन की बहुत ही जरूरत है, और कम्युनिकेशन इन लोगों से आना चाहिए जिसमें हमें विश्वास रहता है। ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है, तो कम्युनिकेटर कौन है और इनका मैसेज ये क्या कह रहे हैं, दोनों को देखना चाहिए। और ये तो साफ लग रहा है कि बहुत लोगों को वैक्सीन के बारे में पता नहीं है, और अगर पता है तो ये गलत फहमी बहुत ही फैल गई है। और आजकल जब सोशल मीडिया है तो व्हाट्सएप पे जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, जो बातें कही जा रही है, ये सच नहीं है। और सरकार को अगर कुछ करना है तो एक तो सप्लाई बढ़ाना है, और दूसरी बात कम्युनिकेशन सही तरीके से करनी है। लेकिन ये इसकी आशंका है कि क्या अगर 100 में से 100 लोगों ने टीका लगाया है तो उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाए या इससे नहीं, ज्यादा? बिल्कुल ही नहीं। अच्छा। तो अगर हम देखें कि इम्यूनाइजेशन के साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या हुआ था। क्लिनिकल ट्रायल्स में 10,000, 30,000, 40,000 लोग शामिल थे, और उनमें से साफ पता चल रहा है कि कोई साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ही नहीं हुए। फिर उसके बाद जब हम वैक्सीन इस्तेमाल करने लगे तो लाखों लोग, करोड़ों लोग में ये वैक्सीन दी जा रही है। जब हम लाखों और करोड़ों लोग को वैक्सीन दे रहे हैं तब हमें कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये साइड इफेक्ट्स है जो mRNA वैक्सीन यूएस, यूके में इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें से एक बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं। वो लाख में से एक को हो जाती है। 1 लाख वैक्सीन डोजेस लगाए, एक आदमी को ऐसी एनाफिलैक्सिस हो सकती है, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट रहती है। इम्यूनाइजेशन सेंटर जहां देते हैं वहां पे ट्रीटमेंट वहीं पे करवा सकते हैं जी। और दूसरी बात ये दिखाई दे रही है कि कुछ वैक्सीन के साथ ये क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट काउंट का साइड इफेक्ट हो रहा है, और ये भी 1 लाख वैक्सीन देने के बाद एक जन में दिखाई देता है। तो और ये क्लॉटिंग ही नहीं, जैसे कि क्लॉट्स हो जाते हैं, लोगों को स्ट्रोक्स होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, वो क्लॉटिंग की वजह से हो सकते हैं। पर ये जो क्लॉटिंग हम देख रहे हैं, ये क्लॉटिंग है लो प्लेटलेट काउंट के साथ साथ, और ये भी एक ऑटो इम्यून जैसी रिएक्शन रहती है जो 1 लाख में एक जन को होती है, और इसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं। क्योंकि ये वो एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
और जो वैक्सीन के साथ हो रही है बिल्कुल इसी के जैसे है, और इसके लिए ट्रीटमेंट है, और यही ट्रीटमेंट को हम जिन लोगों को वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये जब वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड रहती है तो ये तभी 4 दिन से 20 दिन तक हो सकती है। अगर कोई क्लॉटिंग हो जाए 2 दिन के बाद या क्लॉटिंग हो जाए 4 हफ्ते बाद, वो वैक्सीन की वजह से नहीं रहती है। तो ये समझना और सही तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल आखिरी बात ये बताइए, तीसरी वेव को लेकर बहुत परेशान हैं लोग। मैं नहीं कह सकती कि मुझे चिंता नहीं है। आप 3 बिंदु ऐसे बताइए जो आम लोगों को और सरकार को करना चाहिए जिससे या तो वेव ये ना ही आए, या हमने जैसे अभी चर्चा की कि इतनी कमज़ोर हो जाए कि लोगों को प्रभावित ना करे। तो हमें पहली बात ये है कि जितने लोगों को हम वैक्सीन दे सके देना चाहिए, और जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसे कम नहीं करना चाहिए, एक्चुअली बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों को ढूंढ पाए जिनको इन्फेक्शंस है तो ये स्प्रेड को हम रोक सकते हैं उनको आइसोलेट करने से। तो टेस्टिंग को ज्यादा करना चाहिए, आइसोलेशन और आइसोलेशन के साथ सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि ये हो रहा है कि कुछ स्टेट्स में अगर आइसोलेशन करनी होती है तो लोगों को घर से निकाल लेते हैं और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहते हैं। अगर आपको दिहाड़ी पे काम करना है तो आप काम को नहीं रोकेंगे अगर आपकी इन्फेक्शन माइल्ड रही या बीमारी माइल्ड रही। तो इसलिए सपोर्ट की जरूरत भी रहती है और सरकार को ये देनी चाहिए। सो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग, जिन लोगों को बीमारी हो जाती है उन्हें सही ट्रीटमेंट देना, और वैक्सीनेशन। और ये देखना चाहिए कि जो मास्क हम पहन रहे हैं उनको पहनना चाहिए, क्योंकि मास्क वैक्सीन की जितना असर वैक्सीन का होता है उसका आधा असर मास्क से के साथ भी हो सकता है। तो मास्क पहनना बहुत ही जरूरी रहता है, पर्टिकुलरली अगर हम जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को हम नहीं जानते। और क्राउडिंग देखना चाहिए कि जहाँ पे अंदर क्राउडिंग रहती है वहां पे उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए, और वेंटिलेशन को हमें देखना चाहिए, एयर कंडीशनिंग कम और पंखे ज्यादा। डॉक्टर कांग, आप ये तो कह रही हैं कि इस महीने के बाद बेहतर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सरकार ने दावा किया है 12 करोड़ का, और बार बार हमें सरकार को इसलिए भी इसमें बीच में लाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप ये देखिए कि जनवरी से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरी उम्र चूँकि उस ब्रैकेट में नहीं है, 18 से जो 45 के बीच जो बाद में शुरू किया गया ये कार्यक्रम, तो सोचिए मुझे 28 तारीख को पहली बार लक्षण आया, 28 अप्रैल को कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, और 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो रहा था मेरी उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए। अगर उससे पहले मुझे वैक्सीनेट कर दिया गया होता तो शायद मुझे 28 अप्रैल से लेकर और अगले 2-3 हफ्ते तक कोविड की और कोरोना की का जो ये पूरा संक्रमण फैला और जितना मुझे स्वास्थ्य की समस्याएं हुई नहीं होती। लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए सरकार को बार बार लाना पड़ता है सामने, क्योंकि सरकार के बिना हम आगे कदम नहीं उठा सकते महामारी के इस दौर में। इसलिए मैं आपसे खासकर ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये दावा किया गया 12 करोड़, क्या आपको लगता है कि पूरे जून के लिए, सबसे बड़ी बात तो क्या 12 करोड़ मिल पाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इतने बड़े शहर मुंबई में जब ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जल्दी जल्दी सारे वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि वो केंद्र सरकार को बदनाम कर सकें। मैं समझती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जो रवैया है सरकार का, जो बिहेवियर है उनका, उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये मानती हैं कि 31 दिसंबर तक जो ये कह रहे हैं कि हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे, क्या हो पाएगा ऐसा? पहले भी नीति आयोग से डॉक्टर पॉल ने कहा है कि 2.16 बिलियन डोजेस हमारे पास हो जाएंगे अगस्त से दिसंबर तक। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इतने सारे डोजेस मुमकिन है, पर इससे आधा शायद हो जाएगा।
क्योंकि उसमें तो बहुत सारी वैक्सीन हैं जो अभी तक उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो अगर सरकार अभी कह रही है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिसंबर तक हो जाएगा, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ये मुमकिन है, क्योंकि अभी जहाँ पे है हमने 200 मिलियन डोजेस अभी तक दिए हैं। तो अगर हम देखें कि हमें कितने डोजेस चाहिए, तो ऐसा लगता है कि इससे 4-5 बार ज्यादा डोजेस देने होंगे, और 7 महीने में नहीं हो पाएगा। तो हमें ये कोशिश तो करनी चाहिए, जितने डोजेस हम दे पाए देने चाहिए, पर ऐसा नहीं लगता है कि सारी आबादी को इम्यूनाइज कर पाएंगे दिसंबर तक। तो इसका नतीजा क्या होगा? आप नाउम्मीदी ज़ाहिर कर रही हैं कि आपको नहीं लगता, आप कह रही हैं इससे आधा भी हो जाए तो आपको खुशी होगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका नतीजा क्या होगा? बार-बार जो एक्सपर्ट्स हैं आपके जैसे और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स, वो ये कह रहे हैं कि जब तक सबको वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा, या ये भी कहा जा रहा है कि जब तक कि कुछ लोगों को खुद वायरस हो जाएगा जिसकी वजह से एंटीबॉडी है आपकी बॉडी में आ जाती है और अगले 6 महीने या साल भर तक आप एक तरह से महफूज रहते हैं वायरस से, तो या तो लोगों को वायरस लग जाए या उनका वैक्सीनेशन हो जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वायरस हो जाए, लेकिन इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? तो इन दोनों शक्लों में अगर नहीं होता है वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए, तो ये वेव्स आती रहेंगी। अभी सेकेंड वेव में हमने देखा कितना तबाहनाक मंजर था, जिसे कहते हैं वाकई नालियाँ जो हैं वो शवों से अट गई थीं, गंगा पर जो हैं वो शव तैर रहे थे, और क्या क्या नहीं हुआ। शायद मैं अपनी ज़बान से दोबारा दर्शकों को याद दिलाना भी ठीक नहीं समझती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या फिर ये वेव्स का जो सिलसिला है, दूसरी वेव, तीसरी वेव पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रही है, क्या ये सब होता रहेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि डोजेस कितने हैं और हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे। जितने डोजेस मिलते हैं उन्हें सबको इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और अब तो जब वैक्सीनेशन पूरा खुल गया है सारे अडल्ट्स के लिए, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डोजेस आए हैं तो 45 प्लस को ही देने चाहिए। जब वायल्स खुलती हैं तो सारे डोजेस इस्तेमाल करने चाहिए। पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि डोजेस की कमी अभी है और कुछ देर तक रहेगी, और अगस्त मास के बाद शायद डोजेस ज्यादा हो जाएंगे। पर हमारी स्थिति अभी भी बहुत सारे दूसरे देशों से अच्छी है। वहां पे कई देश हैं जहां पे वैक्सीनेशन की शुरुआत ही नहीं हुई। और अगर हम सोचें कि नोबडी इज सेफ टिल द होल वर्ल्ड इज सेफ, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम WHO और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, हमारा पहला गोल था कि सभी देशों में 20% आबादी को इम्यूनाइजेशन दी जानी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे 50% कैसे पहुंचते हैं। तो भारत में तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये पूरा इम्यूनाइजेशन दिसंबर तक नहीं करेंगे तो ये महामारी वापस आ जाएगी। क्योंकि ये वेव्स जो हो रही हैं, जो लहर हो रही है, इनको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये करने से हम जैसे ही इसकी गति बढ़ती जा रही है, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्लाई करने से कम कर सकते हैं। पिछली बार दूसरी लहर में हमने ऐसा नहीं किया था। जो मीटिंग्स हुई थी, कुंभ मेला जो हुआ था, उनके कारण ये शायद जो स्पाइक रही थी ये इतनी बढ़ गई थी। और दूसरी बात ये है कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, इन वेरिएंट्स को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर नया वेरिएंट नहीं निकला
तो जो तीसरी लहर आएगी इतनी खराब नहीं होगी। अगर नया वेरिएंट निकल गया और वो वेरिएंट बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस रहा, ट्रांसमिशन ज्यादा रही, तब ये तीसरी लहर जो आएगी ऐसी हो सकती है। पर अगर हमें वेरिएंट्स को कम करना है तो वायरस रेप्लिकेशन को कम करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जितने कम लोगों को इन्फेक्शन हो जाए उतना हमें उस कंट्रोल पर फोकस करना चाहिए। वैक्सीनेशन एक टूल रहता है हमारे पास, पर दूसरे टूल्स भी हैं। आइसोलेशन टूल है, टेस्टिंग ट्रेसिंग टूल है। तो ये इसे पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम देखें, ऐसा देखें कि जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं वो नंबर्स हम कम रखें, तब हम ये वायरस का स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन एक एडिशनल टूल रहता है, पर एक टूल नहीं है हमारे पास, तो ये हमें देखना चाहिए। जी लेकिन डॉक्टर कांग, क्या आप हमारे दर्शकों जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या उनसे आप ये कह रही हैं कि वाकई इनका वेव्स का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा? जिस तरह से बात कही जा रही है कि सिर्फ ये दूसरी नहीं बल्कि आप ये कह रही हैं कि तीसरी वेव के लिए भी हमें सरकार को और आम लोगों को दोनों को ये इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जितना कमज़ोर इस वेव को हम कर सकें उतना करना चाहिए, लेकिन वेव आएगी। वेव तो आएगी, क्योंकि ये जो वायरसेस है ये रेस्पिरेटरी वायरसेस है। और जब भी हम रेस्पिरेटरी वायरसेस को देखते हैं, जैसे कि सीजनल कोरोना वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इनकी वेव्स आती हैं, हर साल आती हैं, 1 या 2 बार आती हैं। तो उनको हम ज्यादातर नोटिस भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेव्स ज्यादा बढ़ती नहीं है। और जो टेस्ट्स रहते हैं वो टेस्ट्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वेव अभी चल रही है। तो सार्स कोरोना वायरस शायद H1N1 के माफिक हो जाएगा, जो जब हम दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बारे में नहीं जानते हैं, पर H1N1 के बारे में जानते हैं क्योंकि इसके टेस्ट करते हैं। तो शायद SARS-CoV-2 भी ऐसा ही बन जाएगा, जहां पे वेव्स हो जाएंगी पर इनके ये कमजोर वेव्स रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कांग। उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे हिंदी भाषी जो लोग हैं वो आपके तमाम जो ज्ञानवर्धन आपने किया है उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे, और शायद हम सब मिलकर ही मैं इस कार्यक्रम में हर रोज़ शायद सरकार की आलोचना करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है आज के दिन कि सरकार के साथ साथ आपका जो अपना बिहेवियर है वो आधा जिम्मेदार है, 50% से ज़्यादा जिम्मेदार है कि आप खुद अपने आप को कोरोना वायरस से बचा पाएंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कांग। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।